Good morning students, Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about chapter 3rd, US hegemony in the world. तो ये आपका अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक थर्ड चैप्टर है, वैसे इसको सेकंड चैप्टर के साथ मर्ज कर दिया गया है। इसके पहले के टॉपिक हम कर चुके हैं, तो न्यू टॉपिक जो ऐड हुए हैं उनमें से अरब स्प्रिंग हमने कंप्लीट कर लिया है और अगला टॉपिक है हमारा CIS। या आपके सिलेबस में लिखा है डेमोनेस्ट्रेशन ऑफ CIS, यानी जो CIS बना था USSR के डिसइंटीग्रेशन के बाद में, तो वो क्या था और उसके अंदर भी अमेरिका का थोड़ा सा इन्वॉल्व था, लेकिन ज़्यादा ही अमेरिका की इन्वॉल्व से नहीं। ये मैक्सिमम 2 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है, इससे ज़्यादा CIS के बारे में नहीं पूछा जाएगा। तो CIS क्या है, उससे पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड चलते हैं। आपने USSR सुना, USSR का 1991 के अंदर डिसइंटीग्रेशन हुआ है, यानी ये टुकड़े टुकड़े में। ये आपने फर्स्ट चैप्टर के बाद जब सेकंड चैप्टर में डिसइंटीग्रेशन किया था, मैंने आपको बताया था कि 15 कंट्री के अंदर USSR डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ से ये आपको 15 कंट्री वो भी लर्न हो जाएंगे कि वो कौन से 15 कंट्री है। तो अगर हम क्या है, ये USSR है, इनको पार्ट्स में डिवाइड किया। मान लो कि ये आपका USSR मैप की तरह बता देता हूँ, ये पहले आपका USSR था। तो यहाँ पर क्या आप देखते हो, रसिया, बेलारूस, यूक्रेन, ये वाला जो बड़ा इलाका है, इसका काफ़ी बड़ा इलाका है, ये रसिया का, यूक्रेन का और बेलारूस का है, ये पार्ट है। इसके जो यहाँ बाउंड्री पे लगते हैं वहाँ पर है लताविया, लिथुनिया और एस्टोनिया, यानी कि बाल्टिक कंट्रीज जिनको कहा जाता है, वो बाल्टिक कंट्रीज है। इसके अलावा यहाँ पर बाल्कन कंट्री है, इनको बाल्कन कंट्री बोला जाता है, जिसमें रोमेनिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, युगोस्लाविया आते हैं। और यहाँ पर जो बचता है सेंट्रल एशिया की तरफ, जो सेंट्रल एशिया में यहाँ पर स्थान कंट्री है, यानी जिनके पीछे स्थान लगा हुआ है, यानी मुस्लिम कंट्री है। अब इस टेबल से आपको समझ में आ जाएगा। तो जब USSR का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक को रसियन रिपब्लिक कहेंगे, एक को बाल्कन रिपब्लिक, यानी एक को रसियन रिपब्लिक के नाम से आज भी जाना जाता है, एक को बाल्कन राज्य बोला जाता है आरबी, एक को बाल्टिक स्टेट बोला जाता है और एक को सेंट्रल एशिया स्टेट्स बोला जाता है या रिपब्लिक बोला जाता है। तो रसिया रिपब्लिक था, उसमें रसिया, यूक्रेन और बेलारूस तीनों जो पावरफुल थे, यानी जो मेन पार्ट था, इन्होंने तीनों ने अपने आप को सबसे पहले ऑफिशियली, वैसे तो किसने किया था, लिथुनिया ने किया था, लेकिन अगर हम ऑफिशियली की बात करें USSR से अलग होने की, तो वो किन की है, रसिया, यूक्रेन और बेलारूस की है, जिन्होंने USSR को तोड़ा था, क्योंकि पावरफुल कंट्री ही है, सारी की सारी पावर इन्हीं के पास है। तो इन तीनों ने मिलकर के बाल्कन क्या है। अब यहाँ पर क्या है, पहले बाल्टिक पे आ जाइए, लताविया, लिथुनिया और एस्टोनिया। सबसे पहले लिथुनिया ने, उसके बाद लताविया ने क्या डिमांड उठाई थी 89 के अंदर ही, 88 और 89 में, किससे, USSR से अलग होने की, डिसइंटीग्रेशन। क्यों, ये कंट्री क्या है, यहाँ पर लगते हैं, ये काफ़ी कंट्री, इनके पास रिसोर्सेज भी काफ़ी अच्छे हैं। अब ये कंट्री ज़्यादा डेवलप नहीं कर पा रहे थे, क्यों, क्योंकि इनके रिसोर्सेज का यूज़ यहाँ किया जा रहा था। अब जो स्थान कंट्री है वो ज़्यादा पावरफुल नहीं है, उनके पास रिसोर्सेज भी नहीं है। इनको ये लग रहा था, लिथुनिया, लताविया और एस्टोनिया, इन कंट्री को ये लगा कि उनके रिसोर्सेज का यूज़ दूसरे एरियाज़ को डेवलप करने के लिए या दूसरे रीजन को डेवलप करने के लिए हो रहा है, इसलिए ये अपने आप को अलग करके कोई नया ऑर्गेनाइजेशन बना करके क्या कर सकते हैं, ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं, यानी USSR की बजाय। तो इसलिए सबसे पहले डिमांड लिथुनिया के द्वारा उठाई गई, फिर लताविया के द्वारा। तो इन कंट्री ने सबसे पहले अलग हुए और CIS की जो मांग रखी गई थी वो इन्हीं के द्वारा रखी गई, और आज यही इसके मेंबर नहीं है। लताविया, लिथुनिया और एस्टोनिया इसके मेंबर नहीं हैं, यानी बाल्कन रिपब्लिक। आप सीधा सा, अब क्या है, बाल्टिक के बाद आ जाइए आप बाल्कन में। बाल्कन में रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया और युगोस्लाविया। युगोस्लाविया जो है आज 7 कंट्री के अंदर डिवाइड हो चुका है, एक नहीं युगोस्लाविया, आज युगोस्लाविया क्या है, 6, मैंने कोसावो का जो क्वेश्चन करवाया था उसमें 6 पार्ट बताए थे, उसके बाद 2008 में कोसावो भी बन चुका है। तो अब युगोस्लाविया 7 कंट्री के अंदर डिवाइड है। तो ये कंट्री क्या है, उस समय 4 ही काउंट होंगे। तो ये कंट्री क्या है, उस समय बाल्कन कंट्री थी, ये यहाँ पर थे। इन्होंने भी बाद में अपने आप को USSR से अलग कर लिया, यानी डिसइंटीग्रेट हो गया। सबसे लास्ट में स्थान कंट्री करते हैं। अब स्थान कंट्री सेंट्रल एशिया में है, इनका कल्चर भी अलग है, सब कुछ अलग है, यानी रसिया से कोई मैच नहीं खाता। और इनको, रसिया को, या ये कह सकते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी को सबसे ज़्यादा डर इन्हीं का था कि ये कंट्री डिमांड करेंगे कि हम अलग हो सकते हैं, यहाँ अलग। लेकिन ये कंट्री, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये कंट्री कभी भी अलग नहीं होना चाहते थे USSR से। क्यों, क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज कम हैं,
इनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, कोई पावर नहीं है। अगर ये अलग रहते हैं तो कोई भी कंट्री इनके ऊपर प्रेशर बना सकता है, कोई भी कंट्री इनके ऊपर अटैक कर सकता है। तो ये जो स्थान वाले कंट्री हैं, इन कंट्री ने कभी भी यूएसएसआर से अलग होने की डिमांड नहीं की, और सबसे लास्ट में यूएसएसआर से जो अलग हुए हैं वो यही कंट्री हैं, स्थान कंट्री। इसमें काजिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान, ये 5 कंट्री क्या है इसके अंदर। तो ये तो था इसका डिसइंटीग्रेशन, इसके पार्ट हुए थे। यहीं से CIS की नींव निकलती, यानी उसका एक तरह से जन्म होता है। तो अब डिमांड तो इन्होंने रखी थी CIS की, लेकिन रसिया, यूक्रेन और बेलारूस ने ऑफिशियली अलग होते ही, जैसे ही डिसइंटीग्रेशन होता है 91 के अंदर ऑफिशियली, उसके बाद 8 दिसंबर 1991 को ये इन तीनों कंट्री ने CIS रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। CIS का मतलब है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, यानी ये बना दिया कि हम अपना एक CIS बना रहे हैं जिसमें हम अपना जो एम्स रखेंगे वो कंप्लीट करने की कोशिश करें। अब इनमें क्या कंट्री अलग अलग होंगे, USSR में तो एक ही कंट्री था, अब कंट्री अलग अलग होंगे लेकिन एम एक होगा। तो ये CIS जो है रसिया, यूक्रेन और बेलारूस के द्वारा बनाया गया। कब? 8 दिसंबर 1990। उसके बाद क्या है, 21 दिसंबर को ही ये कंट्री आर्मेनिया, अल्बानिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्डोवा, जरूर नहीं उन्हीं में से है, उनके अलावा भी 1-2, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, यानी स्थान के 5 के 5 कंट्री है। इनके अलावा क्या है, आर्मेनिया, अल्बानिया और मोल्डोवा, ये क्या है, यूगोस्लाविया से अलग हुए हैं। ये कहाँ से? यूगोस्लाविया से जो टुकड़े होने के बाद कंट्री बनी है, अलग अलग कंट्री बनी है, वो वाले कंट्री है। तो ये सारे के सारे, अब बाल्कन ने तो क्या कर दिया था, मना ही कर दिया था, जहाँ रसिया जाएगा वहाँ ये नहीं जाएंगे। इसलिए बाल्टिक कंट्री, सॉरी बाल्कन नहीं, बाल्टिक कंट्री जो है इन्होंने मना कर दिया कंप्लीटली कि अगर रसिया, यूक्रेन और बेलारूस मेंबर बनते हैं तो ये मेंबर नहीं बनेंगे। तो ये यहाँ से निकल जाते हैं। अब बढ़ते हैं रसियन, सेंट्रल एशिया रिपब्लिक और बाल्कन। रसियन कंप्लीट आते हैं, सेंट्रल एशिया कंप्लीट आते हैं। इनमें से सिर्फ क्या है, यूगोस्लाविया का जो पार्ट बना था, मोल्डोवा, अज़रबैजान और आर्मेनिया, ये पार्ट क्या है इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। तो टोटल बनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यानी इसके मेंबर बन जाते हैं 11। लेकिन 2008 के अंदर यूक्रेन की किसके साथ, रसिया के साथ किसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से यूक्रेन इसकी मेंबरशिप छोड़ देता है, और एट प्रेजेंट इसके जो मेंबर हैं वो है 10, यानी 10 मेंबर्स हैं। 10 में से भी एक जो मेंबर है वो एसोसिएटेड मेंबर है, जिसको कभी भी निकाला जा सकता है, उसका नाम है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान। तो इतना डिटेल से तो नहीं पूछते आपसे, लेकिन फिर भी आपको ये पता होना चाहिए। इसके अलावा अफगानिस्तान है और मैसिडोनिया है, वो इसके ऑब्जर्वर मेंबर में भी आते हैं कि ये इसके ऑब्जर्वर मेंबर है। तो ये इसका क्या था, CIS का पार्ट था कि CIS बना कैसे था, उसका बैकग्राउंड है, कौन कौन से कंट्री इन्वॉल्व हुए, ये सारा का सारा USSR के डिसइंटीग्रेशन के साथ ही जो है। अब इसमें हेजेमनी क्या थी, क्योंकि अमेरिका यहाँ लिबरल डेमोक्रेसी अपनाएगी, तो आप सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हो डिसइंटीग्रेशन के इफेक्ट क्या पड़े थे, तो वो सारे CIS के ऊपर भी पड़े थे, इसलिए इसमें हेजेमनी भी है USA की। अब जो CIS बनाया गया उसके एम्स क्या रखे गए थे उसमें, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है तो उसके एम्स रखे जाते हैं। नॉर्मली आपको कुछ नहीं पता है तो आप लिख सकते हो उस रीजन को डेवलप करने के लिए, इकोनॉमिक डेवलप करने के लिए, ट्रेड को डेवलप करने के लिए, क्योंकि ये बेसिक बातें हैं जो हर एक के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है। तो टू प्रमोट द कोऑर्डिनेशन ऑफ द मेंबर इन द रिलीजन, द ट्रेड, फाइनेंस, लॉ मेकिंग एंड द सिक्योरिटी, यानी इसके आप 4 पॉइंट भी बना सकते हो। ट्रेड तक एक लिख दो, फिर दोबारा उसको रिपोर्ट करो, ट्रेड की जगह फाइनेंस लिख दो, फिर लॉ मेकिंग लिख दो या सिक्योरिटी लिख दो। तो 4 पॉइंट मार्क्स के अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हो। कहने का मतलब है कि अपने ट्रेड को, अपने फाइनेंस को या इकोनॉमिकल को, लॉ मेकिंग सिस्टम को और सिक्योरिटी को, कि आपस में कोई अटैक ना करे, उनको डेवलप करने के लिए, उसमें कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए क्या है, क्या बनाया गया था, CIS बनाया गया। दूसरा है टू सपोर्ट कोऑपरेशन ऑफ द डेमोक्रेटाइजेशन एंड द क्रॉस बॉर्डर क्राइम प्रिवेंशन। बॉर्डर के पार, यानी जो बॉर्डर होता है किसी भी कंट्री का, उसके आर पार दूसरे कंट्री की तरफ से जो क्राइम प्रिवेंशन मिलता है उसको बंद करनी, उसमें कॉर्पोरेशन, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का है। अब पाकिस्तान वालों के ऊपर ब्लेम लगाया जाता है कि वो टेररिज्म एक्टिविटी इंडिया में करते हैं, पाकिस्तान इंडिया के ऊपर ब्लेम लगाता है कि वो टेररिज्म एक्टिविटी पाकिस्तान में करते हैं। तो उन सब से बचने के लिए क्या बनाया गया था, CIS बनाया गया था।
और हाइब्रिड रैगमी यानी काफ़ी बड़े स्केल पर मिक्स किया गया पॉलिटिकल रैगमी, यानी कि ये जो दोनों बनेंगे, ये आपस में जो कंट्री बने CIS के मेंबर बनेंगे, वो आपस में पॉलिटिकल रैगमी को क्या करेंगे, उनका मिक्सअप होगा, मतलब एक जैसी वहाँ पर पॉलिटिकल होगी, चेंज नहीं होगी, ये बातें वहाँ पर रखेगी। लेकिन फिर भी इसमें कुछ कन्फ्यूज़न आए हैं, यानी मैंने एग्जांपल लिखे हैं, कुछ रेवोल्यूशन वहाँ पर हुई है इन एरिया के अंदर, जैसे टुलिप रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। टुलिप रेवोल्यूशन 2005 में हुई थी, इसको पिंक रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, गुलाबी क्रांति जिसको कहा जाता है, ये काजाकिस्तान के अंदर हुई थी। दूसरी रोज रेवोल्यूशन लिखी है जो 2003 के अंदर हुई थी। थर्ड जॉर्जिया के अंदर। थर्ड ऑरेंज रेवोल्यूशन लिखी है जो 2004 के अंदर हुई थी यूक्रेन के अंदर। और ट्विटर रेवोल्यूशन लिखी है जो मोल्डोवा के अंदर हुई थी। अब आप ज़्यादातर देखते हो कि इनके अंदर क्या है, कलर को ज़्यादा मेंशन किया गया है। अब इस तरह की कलर रेवोल्यूशन होती थी तो लोग उसी तरह के फ्लैग, उसी तरह के कपड़े, ये चीज़ें डालते थे। आप इसको YouTube या नेट वगैरह पे सर्च करोगे तो वहाँ की पिक्चर्स मिलेंगी, तो आपको ये इसी तरह का कलर है, जैसे ऑरेंज रेवोल्यूशन है तो ऑरेंज कलर मिलेगा। तो इस तरह से ये किसके लिए थी, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स बनाने के लिए थी, वहाँ पर क्या है, रिस्पेक्ट को बढ़ाने के लिए थी कि लोगों को रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही थी। अब भी वो लिबरल डेमोक्रेसी जिसके लिए उन्होंने क्या है, USSR का डिसइंटीग्रेशन हुआ था, वो नहीं मिल पा रहा था और फ्री एंड ओपन इलेक्शन नहीं हो पा रहे थे। रसिया में देख लीजिए, इलेक्शन है लेकिन प्रेसिडेंट अब भी वहाँ पर क्या है, 20-20 साल 18 साल इतने लंबे से पीरियड तक रहता है और वो बिना इलेक्शन के अपने टाइम पीरियड को चेंज कर सकता है। तो इस तरह से क्या है, इन चीज़ों के लिए रेवोल्यूशन की गई थी। अब रीजंस बताए गए हैं कि रीजंस क्यों बनाया गया था। CIS सिक्योरिटी के लिए बनाया गया था, आपको पता है, आपस में सिक्योर करने के लिए, इकोनॉमिकल एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, क्योंकि इन कंट्री के अंदर क्या है, इकोनॉमिक क्राइसिस भी आ चुका था। अपने आप को डेवलप करने के लिए क्या है, ये बनाया गया। इस्टेब्लिश लॉ एंड पीसफुली सिस्टम बनाने के लिए कि वहाँ का जो सिस्टम है वो पीसफुली बना रहे, लोग के अकॉर्डिंग चलता रहे। और इस्टेब्लिश वोन फ्रीडम, जो लोग हैं वहाँ या जो ये कंट्री है वो क्या हो, आपस में अपनी फ्रीडम को बनाए रखे। ये नहीं कि आने वाले टाइम में फिर एक दूसरे के ऊपर अटैक करके एक दूसरे को अपने कंट्रोल में लाया जा सके। तो इसलिए ये CIS बनाया गया था। तो CIS का जो टॉपिक है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, इसको लेकर के बनाया गया कि USSR के डिसइंटीग्रेशन के बाद एक नया रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बना था। वो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन क्या था, तो उस चीज़ को लेकर के क्या है, ये बनाया गया है। आई होप यू गेट इट, यानी आपको समझ में आया होगा अच्छे से। ये CIS का टॉपिक था। इसके बाद इस चैप्टर में एक ही टॉपिक रहता है, वो है मिडिल ईस्ट क्राइसिस इन अफगानिस्तान। तो उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।